नमस्ते। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आँखों के आसपास होने वाले काले घेरे यानी कि अंडर आई डार्क सर्कल्स को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और अगर वो हैं तो उन्हें कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, उनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। इससे पिछले वीडियो में मैं आपको अंडर आई डार्क सर्कल्स के कॉजेज़ के बारे में इलैबोरेट कर चुकी हूँ और इस वीडियो में हम ट्रीटमेंट पे फोकस करते हैं। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देखिए एंड पहले उस वीडियो को देखिए तो आप इस वीडियो को बेटर समझ पाएंगे। मेरा नाम है डॉक्टर रुचि अग्रवाल और मैं एक क्लिनिकल और कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और मैं सत्या एस्थेटिक्स में प्रैक्टिस करती हूँ। हमारी ब्रांचेस दिल्ली और गुड़गांव में हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें आँखों के आसपास की स्किन का ध्यान कैसे रखना चाहिए कि अगर हमें डार्क सर्कल्स हैं तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो और अगर नहीं हैं तो वो देर से आए या ना आए। तो इस एरिया की स्किन जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ की स्किन हमारी पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा थिन होती है, सबसे ज़्यादा डेलिकेट है और इस स्किन में एज रिलेटेड चेंजेस सबसे पहले नज़र आने शुरू होते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ की स्किन का थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान रखना है, इसके प्रति थोड़ा ज़्यादा प्यार दिखाना है, तो यहाँ की स्किन डेफ़िनेटली रिस्पॉन्ड करेगी एंड आपकी यहाँ की स्किन ज़्यादा दिनों तक अच्छी रहेगी। तो फर्स्ट स्टेप है कि यहाँ की स्किन के लिए हमें हमेशा जो भी कुछ करें बहुत जेंटली करना चाहिए। एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं कि यहाँ की स्किन को विगरसली रब कर लेते हैं। मान लो आप अपना मेकअप हटा रहे हैं, तो अगर आप मेकअप वाइप्स यूज़ कर रहे हैं या कॉटन बॉल यूज़ कर रहे हैं, कॉटन बॉल में क्लेंज़र करके उससे हटा रहे हैं, तो ये जो फ्रिक्शन है, जो डेली बेसिस पे आपको केवल वाइप्स या कॉटन का फ्रिक्शन है, वो भी आपके डार्क सर्कल्स को कंट्रीब्यूट कर सकता है क्योंकि किसी भी तरह के फ्रिक्शन से, चाहे वो बिल्कुल माइनर फ्रिक्शन हो पर वो रोज़ हो रहा है, तो यह फ्रिक्शन भी यहाँ पे पिगमेंटेशन को कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो जब आप मेकअप हटाओ तो यूज़ अ डबल क्लेंजिंग मेथड कि पहले क्लेंजिंग ऑयल या क्लेंजिंग बाम आपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया। इससे जो भी आपका मेकअप है वो आपकी स्किन को छोड़ देगा, लूज़न अप हो जाएगा एंड देन आप अपना रेगुलर जो फेस वॉश है उससे फेस वॉश कर लीजिए। तो इसमें आपको केवल अपनी फिंगर टिप्स का यूज़ करना है, आपको कोई लूफ़ा, वॉश क्लॉथ, कॉटन या वाइप्स नहीं यूज़ करने हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आप यहाँ की स्किन को प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज रखें। यहाँ की स्किन में अपने ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स बहुत कम होते हैं, इसीलिए हमें ऊपर से मॉइस्चराइज इसको अच्छे से करना चाहिए। मॉइस्चराइज़र्स की हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। जो डेली स्ट्रेस हमारी इस एरिया में पोल्यूशन से, लाइट से आता है, वो भी कुछ हद तक अगर आप रेगुलर मॉइस्चराइज करते हो तो यहाँ की स्किन रिस्पॉन्ड करती है एंड बेटर रहती है। तो मॉइस्चराइजेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग जो मैं कहना चाहूँगी कि आपको यहाँ पे सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आपकी रेगुलर सनस्क्रीन आपको इस एरिया में इरिटेट करती है तो आप एक मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन के लिए जा सकते हैं, जैसे जिनमें जो मेन ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं वो फिजिकल ब्लॉकर्स होते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, या यू कैन इवन गो फॉर अ टेंटेड सनस्क्रीन। टेंटेड सनस्क्रीन्स रियली वर्क वेल। वो विजिबल लाइट से भी हमारी स्किन को प्रोटेक्शन देंगे, प्लस वो एक कैमोफ्लेज का इफेक्ट भी देंगे। तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर अ टेंटेड सनस्क्रीन। तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। सनस्क्रीन के अलावा सन ग्लासेस भी यूज़ करें। वेन एवर यू आर गोइंग आउट देन डू यूज़ सन ग्लासेस ऑल्सो, बिकॉज जब हम बाहर होते हैं तो अपार्ट फ्रॉम द टैन दैट द सन कैन कॉज, उसके अलावा जब हम बाहर होते हैं और धूप तेज़ होती है तो वी टेंड टू स्क्विंट आवर आइज़ एंड लाइक थोड़ा सा कि हमारी आँखों में थोड़ा लाइट कम जाए, हम आसपास की स्किन को ऐसे क्रिंकल करते हैं। तो ये जो यहाँ पे क्रीजेस, फोल्ड्स, जो रिंकल्स बनते हैं विद टाइम वो परमानेंट हो जाते हैं। तो यहाँ की आइज़ को भी प्रोटेक्ट करेगा आपका सनग्लासेस और आसपास की स्किन को भी प्रोटेक्ट करेगा। तो सनग्लासेस भी आपको ज़रूर यूज़ करने चाहिए जब आप बाहर हो। अगर आप स्क्रीन पे बहुत देर तक काम करते हो, आपका लैपटॉप पे या मोबाइल पे लंबा काम है, तो डू यूज़ ग्लासेस विच हैव ब्लू लाइट प्रोटेक्शन। तो उससे भी हमारी आँखों पे भी स्ट्रेन कम पड़ेगा और जब आँखों के आसपास की स्किन पे भी स्ट्रेन पड़ता है जब हम बहुत लंबा टाइम गैजेट्स पे लगाते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें। इसके अलावा आपका लाइफ़स्टाइल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको नींद पूरी करनी चाहिए, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए।
आपको एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए विच इज़ रिच इन फ्रूट्स एंड सैलड्स, बिकॉज फ्रूट्स एंड सैलड्स आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, एंड एंटीऑक्सीडेंट्स अगर आप रेगुलर अपने डाइट में लेते हो तो जो वो एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस हैं प्लस जो हमारे बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स बन रहे हैं उन सब से फ़ाइट करने में हेल्प करते हैं। और अगर आपका काम बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है तो ट्राई टू मैनेज योर स्ट्रेस, बिकॉज एवरीथिंग इवेंचुअली शोज़ ऑन योर स्किन, एंड यहाँ की स्किन सबसे थिन है तो उस पर सबसे ज़्यादा हर चीज़ का असर आता है। तो इसीलिए लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू कीप द अंडर आई स्किन टू बी रेडिएंट, टू बी हेल्दी, टू बी मच मोर यूथफुल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये तो हो गई जनरल केयर जो आपको अंडर आई स्किन के लिए करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अंडर आई क्रीम्स के बारे में। तो दोस्तों, अंडर आई क्रीम्स की ज़रूरत किसको है? क्या हर इंसान को अंडर आई क्रीम यूज़ करनी चाहिए या कुछ स्पेसिफिक सबसेट हैं जिनको अंडर आई क्रीम की ज़रूरत होती है? तो मेरे ओपिनियन में हर इंसान को अंडर आई क्रीम की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप जैसे अपना जनरल स्किन केयर में माइल्ड क्लेंज़र, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन के अलावा कुछ और एक्टिव्स भी यूज़ करते हैं, जैसे मे बी विटामिन सी और रेटिनॉल और नाइसिनामाइड, एंड अगर आप उसको अपने अंडर आई एरिया में भी लगाते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो यू कैन यूज़ द सेम एक्टिव्स विच यू आर यूजिंग ऑन द रेस्ट ऑफ योर फेस इन द अंडर आई एरिया ऑल्सो। बट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और ये रेगुलर प्रोडक्ट्स वो नहीं हैंडल कर पा रही है, या आपके कुछ स्पेसिफिक अंडर आई कंसर्न्स हैं, देन यू कैन गो फॉर अंडर आई क्रीम्स। जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि कितने सारे डिफरेंट कॉजेज़ हो सकते हैं अंडर आई डार्क सर्कल्स के, तो इसीलिए केवल कोई एक तरह की क्रीम आपके डार्क सर्कल्स को ट्रीट कर दे ये पॉसिबल नहीं है। तो कॉज के हिसाब से हम अंडर आई प्रोडक्ट्स पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं, और कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिसमें अंडर आई क्रीम्स आर टोटली यूजलेस। फॉर एग्जांपल शेडोइंग। तो अगर आपके बोनी एनाटमी ऐसी है कि यहाँ पे शेडो पड़ रही है या फिर फैट पैट का लॉस हो गया है यहाँ पे विद एज, तो उसमें आप किसी भी अंडर आई क्रीम से कोई इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अंडर आई क्रीम्स आई एरिया की स्किन के हिसाब से ही फॉर्मुलेट की गई होती हैं, इसीलिए इसमें जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो यूजली थोड़ी लोअर कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं, एंड ये काफ़ी हाइड्रेटिंग होती हैं, एंड इनके साथ इरिटेशन होने का चांस कम होता है। तो अंडर आई क्रीम्स से आप क्या बेनिफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चलिए मैं वो बताती हूँ। एक तो ज़्यादातर अंडर आई क्रीम्स का जो फॉर्मुलेशन होता है वो थोड़ा सा हाइड्रेटिंग होता है, इसमें बहुत सारे मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे इसमें हाइलुरोनिक एसिड हो सकता है या ग्लिसरीन हो सकता है, प्लस और भी इमोलिएंट्स जो इस एरिया को प्रॉपर्ली हाइड्रेट करके रखें। इसके अलावा ज़्यादातर अंडर आई क्रीम्स में कोई ना कोई स्किन लाइटनिंग एजेंट होता है लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, जैसे इट कुड बी आर्ब्यूटिन और इट कुड बी कोजिक एसिड और एजिलिक एसिड और इट कुड बी लिकोरिस एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन सी, नाइसिनामाइड, ये भी अक्सर अंडर आई क्रीम्स में पाए जाते हैं। विटामिन सी के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, जैसे कि मैं आपको अपने विटामिन सी के वीडियो में बता चुकी हूँ। तो विटामिन सी आपकी स्किन में कोलाजन बूस्ट करता है, एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, ये सन से भी प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन को, एंड इसका स्किन लाइटनिंग इफ़ेक्ट भी होता है, तो पिगमेंट को भी लाइट करने में मदद करता है। तो विटामिन सी इज़ अ ग्रेट एडिशन टू योर स्किन केयर, एंड यूजुअली लो कॉन्सेंट्रेशन विटामिन सी ज़्यादातर अंडर आई क्रीम्स में पाया जाता है। देन नाइसिनामाइड का भी बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। तो नाइसिनामाइड बेसिकली यहाँ की स्किन को या कहीं की भी स्किन को बेसिकली ब्राइटन करने में हेल्प करता है। इसका थोड़ा सा स्किन रिपरेटिव इफेक्ट भी होता है, मतलब ये स्किन में हीलिंग और स्किन में कोई इन्फ्लेमेशन है तो उसको कम करने में मदद करता है। फिर कुछ स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स जैसे विटामिन के बेस्ड अंडर आई क्रीम्स हम उन लोगों में सजेस्ट करते हैं जिनकी अंडर आई एरिया में लीकी ब्लड वेसल्स कॉज है अंडर आई पिगमेंटेशन होने का। तो अगर किसी के लीकी ब्लड वेसल्स हैं तो लीकी ब्लड वेसल्स के कारण थोड़ा थोड़ा हीमोग्लोबिन आपकी ब्लड
वेसल्स में से निकल के यहाँ की स्किन में डिपॉजिट हो जाता है एंड वो ब्रेक डाउन होकर हीमोसिड्रिन बन जाता है। एंड हीमोसिड्रिन को हटाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है एंड ये हीमोसिड्रिन एक ब्लूइश ब्राउनिश सा इफ़ेक्ट यहाँ की स्किन को देता है। तो आपकी ब्लड वेसल्स को वापस रिपेयर करने के लिए कि उनमें से लीकिंग ना हो, उसमें विटामिन के का काफ़ी अच्छा रोल होता है। तो विटामिन के बेस्ड प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी लीकी ब्लड वेसल्स हैं। देन अगर आपकी स्किन में थिनिंग है, फाइन लाइंस हैं, एज रिलेटेड चेंजेस हैं, तो आप पेप्टाइड बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं या फिर रेटिनॉल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। पेप्टाइड्स थोड़े से कम इफ़ेक्टिव हैं बट उनके साथ साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस, ड्राइनेस या इरिटेशन होने के चांसेस कम हैं। तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप पेप्टाइड्स सेफली यूज़ कर सकते हो इस एरिया में। एंड अगर आपकी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव नहीं है और यहाँ पे आप हैंडल कर पाते हो तो रेटिनॉल्स आर डेफिनेटली अ गुड वे टू इम्प्रूव एजिंग रिलेटेड चेंजेस इन द स्किन। तो रेटिनॉल बेसिकली आपकी स्किन को इवन आउट करने में हेल्प करते हैं, पिगमेंटेशन डिक्रीज करने में हेल्प करते हैं, स्किन का टर्नओवर इम्प्रूव करते हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों की दोनों ही लेयर्स में थोड़ा उनकी थिनिंग कम करते हैं, उनकी थिकनेस इम्प्रूव करते हैं। तो अगर एज रिलेटेड चेंजेस आपकी स्किन में हैं तो रेटिनॉल्स वर्क क्वाइट वेल टू इम्प्रूव दैट। तो अब मैं आपको बताती हूँ आपको अंडर आई क्रीम यूज़ कैसे करनी चाहिए। तो अंडर आई क्रीम केवल बहुत ही स्मॉल अमाउंट में सफिशेंट होती है। तो आप समझ लीजिए कि एक चावल के दाने की जितनी अंडर आई क्रीम एक आई एरिया के लिए सफिशेंट होती है। तो आप समझ लीजिए आपने जरा सी अंडर आई क्रीम ली एंड हल्का सा टैप करके उसको आप ऐसे दोनों अपर एंड लोअर आईलिड एरिया में टैप टैप करके बस उसको अंदर घुसा लीजिए। आपको उसको रब नहीं करना है विग्रसली। तो यू हैव टू बी वेरी जेंटल विद द स्किन एंड उसको लगा के छोड़ देना है। यूजली ज़्यादातर अंडर आई क्रीम्स दोनों सुबह और शाम लगाई जा सकती हैं, पर अगर वो रेटिनॉल बेस्ड अंडर आई क्रीम है तो रेटिनॉल बेस्ड प्रोडक्ट्स केवल बेड टाइम पे यूज़ करने चाहिए। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से स्किन ट्रीटमेंट्स हैं जो आपके अंडर आई एरिया की स्किन को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट की क्लिनिक पे जाके करा सकते हैं। तो ऐसा पहला ट्रीटमेंट है केमिकल पील्स। केमिकल पील्स जो हम इस एरिया में करते हैं यूजली लोअर स्ट्रेंथ में करते हैं। हमारा पर्पस होता है कि स्किन बिल्कुल माइल्ड उसमें पीलिंग हो, बहुत ऑब्वियस छिलके बन के स्किन ना उतरे। तो बिल्कुल माइल्ड एक्सफोलिएशन होता है एंड कुछ हद तक ये जो एक्टिव एजेंट्स जिनसे हम पील कर रहे हैं वो आपकी स्किन में डेप्थ में जाके पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं और स्किन में थिकनेस को भी इम्प्रूव करती हैं। तो वो एजिंग वाले चेंजेस, स्किन में थिनिंग और आपकी स्किन में पिगमेंटेशन, इन सब को रिड्यूस करने में पील्स हेल्प कर सकते हैं। पील्स जब भी आप कराते हो आप मान के चलो कि आपको 5 to 6 सेशंस इन कंटिन्यूटी कराने पड़ेंगे। लाइक 15 से 20 दिन के गैप पे आप एक एक पीलिंग का सेशन लोगे। तो जब आप ये 5 से 6 सेशन करा लेते हो तो यू विल गेट गुड इम्प्रूवमेंट। तो ये आपकी शेडोइंग में कुछ काम नहीं करेगा, बट ये जो आपका पिगमेंटेशन वाला प्रॉब्लम है या जो स्किन थिनिंग है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसमें डेफिनेटली इम्प्रूव करेगा। तो ये आपकी स्किन को ब्राइटन करने में हेल्प करेगा एंड थोड़ा सा स्किन में जान आ जाएगी। तो एक जनरल इम्प्रूवमेंट यहाँ की स्किन में पीलिंग से आ जाता है। सेकेंड ट्रीटमेंट जो हम इस एरिया में करते हैं वो है लेज़र्स। तो एक लेज़र जो मैं आपको अपने एक पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, लेज़र टोनिंग। तो फ्रैक्शनल क्यू स्विच्ड एंडियाक लेज़र इस एरिया में काफ़ी इफ़ेक्टिव है। यह लेज़र आपके पिगमेंट को भी टारगेट करता है, प्लस ये स्किन में थिकनेस को भी इम्प्रूव करता है। तो ये भी आप समझ लीजिए इट वर्क्स ऑन सिमिलर लाइंस एज पील्स बट इन अ डिफरेंट फैशन। तो ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। इसमें भी आपको 20 से 25 डेज़ के गैप पे सेशंस लेने होते हैं एंड इससे भी आप 5 से 6 सेशन में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक और ट्रीटमेंट है, उसका नाम है फ्रैक्शनल कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र। तो फ्रैक्शनल कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र जो है वो आप समझ लीजिए इन दोनों पहले वाले ट्रीटमेंट से थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड फ्रैक्शनल कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र के साथ यहाँ पे थोड़े सा डाउन टाइम होगा, मतलब कुछ दिनों के लिए 4 से 5 दिनों के लिए यहाँ पे हल्के से निशान आएंगे, बट ये उन दोनों से ज़्यादा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। एंड ये अगर आपकी एजिंग वाले चेंजेस काफ़ी प्रोमिनेंट है यहाँ की स्किन में, तो हम उन पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आपको सिंगल सेशन से भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो
फ्रैक्शनल कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र कैन ऑल्सो बी डन इन दिस एरिया। बस आप मान के चलो कि थोड़ा डाउन टाइम होगा एंड थोड़ा पता चल सकता है कि कोई ट्रीटमेंट यहाँ पे कराया गया है। फिर उसके अलावा हम यहाँ पे माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं। माइक्रो नीडलिंग हम डर्मा रोलर से भी कर सकते हैं या फिर हमारे जो माइक्रो नीडलिंग डिवाइसेस होते हैं जैसे डर्मा पेन, उससे भी हम ये कर सकते हैं। तो माइक्रो नीडलिंग यूजुअली जब हम इस एरिया में करेंगे तो नीडल लेंथ हम बिल्कुल स्मॉल रखते हैं, लाइक 0.25 से 0.5 मिलीमीटर लेंथ की नीडल से ही हम करेंगे माइक्रो नीडलिंग। एंड माइक्रो नीडलिंग बेसिकली माइक्रो नीडलिंग यहाँ की स्किन में इट वर्क्स इन द सेम वे। बेसिकली थोड़ा सा स्किन में जान आ जाती है, थोड़ा सा कोलैजन बूस्ट हो जाता है एंड एज रिलेटेड चेंजेस कम हो जाते हैं, थोड़ा स्किन में प्लम्पिंग इफेक्ट आ जाता है। तो माइक्रो नीडलिंग भी अंडर आई एरिया में की जाती है। उसके अलावा हम मीज़ोथेरेपी कर सकते हैं। मीज़ोथेरेपी में हम माइक्रो नीडलिंग के अलावा थोड़ा सा ऐसे कुछ सीरम्स होते हैं जो हम साथ में इन्फ्यूज़ करते हैं जिससे कि यहाँ की स्किन में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट आ जाए। देन PRP यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी इज़ ऑल्सो वेरी गुड ट्रीटमेंट। तो PRP जो है उसमें हम पहले पेशेंट का ब्लड लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसमें से PRP वाले फ्रैक्शन को सेपरेट करते हैं एंड जो ये PRP का फ्रैक्शन है, एज द नेम सजेस्ट, इट इज़ रिच इन प्लेटलेट्स एंड प्लेटलेट्स आर अ गुड सोर्स ऑफ आवर ओन बॉडीज़ ग्रोथ फैक्टर्स। तो जब हम ये ग्रोथ फैक्टर वाला PRP आपकी स्किन में डाल रहे हैं तो यहाँ की स्किन में बेसिकली एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों में ही काफ़ी रिजुवनेशन हो जाता है। तो यहाँ की स्किन की क्वालिटी, टेक्सचर, टोन सब इम्प्रूव करते हैं। तो आप PRP भी इस एरिया में करवा सकते हो एज़ पर योर डॉक्टर सजेशन। देन एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट जो शेडोइंग पे काम करेगा, क्योंकि शेडोइंग पे जैसे मैंने बताया कि कोई अंडर आई क्रीम नहीं काम करती और जो भी इससे पहले मैंने ट्रीटमेंट्स डिस्कस की हैं इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है जो शेडोइंग वाले डार्क सर्कल्स पे काम करेगा, यानी कि जो आपकी यहाँ की स्ट्रक्चरल एनॉमली है उस पे काम करेगा। तो इन केसेस में डर्मल फिलर काफ़ी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। तो डर्मल फिलर्स बेसिकली प्रीफिल्ड सिरिंजेस होते हैं एंड ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम यूज़ करते हैं वो हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड जेल्स होते हैं जो इन सिरिंजेस में होते हैं। एंड हाइलुरोनिक एसिड हमारी स्किन का एक नेचुरल पार्ट है जो एज के साथ कम हो जाता है एंड ये जो हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड फिलर्स हैं ये इस तरह से फॉर्मुलेटेड होते हैं कि ये आपकी स्किन में जाके कुछ टाइम तक रहते हैं और वहाँ पे जो वॉल्यूम लॉस है उसको इम्प्रूव करते हैं। तो अगर आपके इस एरिया में किसी भी कारण से गड्ढे हैं या आपकी आइज़ का डीप सेट आइज़ हैं, इस एरिया में हॉलोनेस है, तो फिलर्स उसको फिल करने में हेल्प करते हैं एंड वो जो शेडो के कारण जो कालापन दिखता है उसको कम करने में हेल्प करते हैं। तो फिलर्स हम अंडर आई एरिया में भी कर सकते हैं एंड कई बार एज के साथ इस पूरे एरिया में लाइक दिस होल एरिया सैग्स या बिकम्स डिप्लीटेड। तो कई बार हमें अंडर आई को ट्रीट करने के लिए पहले आसपास के एरिया को ट्रीट करना होता है, लाइक द टेम्पल्स, लाइक द चीक बोन्स, लाइक द दिस पार्ट ऑफ द चीक एंड उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है देन वी ट्रीट द अंडर आई एरिया। तो डर्मल फिलर्स भी एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जो आप एक डॉक्टर से करवा सकते हो। कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें हमारे कोई भी क्रीम्स नहीं काम करती और ना ही कोई स्किन ट्रीटमेंट काम करता है। मान लो आपकी यहाँ की स्किन बहुत लैक्स है, लूज़ है, या फिर आपके जो यहाँ के फैट पैड्स हैं वो किसी कारण से आगे प्रोट्रूड हो गए हैं। तो ऐसे केसेस में सर्जिकल करेक्शन बेटर रहता है। इस ट्रीटमेंट को ब्लेफेरोप्लास्टी कहते हैं जो एक प्लास्टिक सर्जन या ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन आपका कर सकते हैं। तो अगर ऐसे कोई केसेस होते हैं तो हम उनको फिर रेफ़र कर देते हैं प्लास्टिक सर्जन के पास, बिकॉज दे आर बेस्ट टू ट्रीट सच केसेस। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ होम रेमेडीज़ के बारे में जो हम डार्क अंडर आई सर्कल्स के लिए कर सकते हैं। होम रेमेडीज़ से जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो लिमिटेड होनी चाहिए। अगर आपके बहुत वेल इस्टेब्लिश डार्क सर्कल्स हैं तो डेफिनेटली ये होम रेमेडीज़ उनको ख़त्म नहीं कर पाएंगी और बहुत ही कम इम्प्रूवमेंट आप होम रेमेडीज़ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। पर अगर आपके बहुत माइल्ड डार्क सर्कल्स हैं या आप जनरली इस एरिया का ध्यान रखना चाहते हैं तो ये होम रेमेडीज़
आपके काम आ सकती हैं। तो एक बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड होम रेमेडी है, वो है ककम्बर स्लाइसेस, यानी कि खीरे के पतले पतले स्लाइसेस जो हम इस एरिया में रख सकते हैं। तो खीरा काफ़ी कूलिंग और हाइड्रेटिंग होता है, तो जब आप खीरे के स्लाइस अपनी आँखों पे रख के थोड़ा सा रेस्ट करोगे तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू गिव यू रिलैक्सेशन मेंटली ऑल्सो, प्लस इस एरिया की स्किन में खीरे का कूलिंग इफ़ेक्ट है, हाइड्रेटिंग इफ़ेक्ट है, प्लस खीरे में विटामिन के होता है जो आपकी लीकी ब्लड वेसल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, प्लस इसमें विटामिन सी भी होता है जो विटामिन सी का ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट है, कोलैजन बूस्टिंग में इफ़ेक्ट है। तो खीरा एक बहुत अच्छा होम रेमेडी है डार्क सर्कल्स के लिए। आप स्लाइसेस के फॉर्म में भी इसको यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इसका कस के थोड़ा ग्रेट करके इसका जूस भी इस एरिया में लगा सकते हैं। एक दूसरा होम रेमेडी सिमिलर, वो है पोटैटो स्लाइसेस। आलू के टुकड़े भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, कच्चे आलू को छील के धो के भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो आलू के स्लाइसेस में एजिलिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है और थोड़ा हाइलुरोनिक एसिड भी होता है, तो इसका भी एक ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट है, थोड़ा पिगमेंटेशन कम करने में हेल्प करता है, थोड़ा सा प्लम्पिंग करने में हेल्प करता है। तो या तो आप पोटैटो स्लाइस यूज़ कर सकते हो, या इसको भी ग्रेट करके इसका जूस आप इस एरिया में यूज़ कर सकते हो फॉर रफली 10 to 15 मिनट्स। तो इसका भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट इस एरिया में आएगा। इसके अलावा आप इस एरिया में पपाया यूज़ कर सकते हो, राइब पपाया मैश करके आप इस एरिया में यूज़ कर सकते हो। तो पपाया जो होता है उसका भी काफ़ी सूदिंग इफ़ेक्ट होता है, प्लस वो थोड़ा मॉइस्चराइजिंग है, थोड़ा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब इस एरिया में किसी कारण से इन्फ्लेमेशन है तो उसको कम करने में हेल्प करेगा। प्लस उसमें विटामिन ए, बी और सी तीनों हैं जो इस एरिया की स्किन को इम्प्रूव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन यूज़ इन दिस एरिया इज़ कर्ड और मिल्क। तो कर्ड यानी कि दही या फिर दूध हम अगर इस एरिया में लगाते हैं तो उसका भी एक तो मॉइस्चराइजिंग एक्शन होगा, प्लस कर्ड और मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, तो लैक्टिक एसिड एक हाइड्रेटिंग एसिड है एंड थोड़ा सा उसका एक्सफोलिएटिंग इफ़ेक्ट भी है, तो वो भी इस एरिया की स्किन को ब्राइटन करने में हेल्प कर सकता है। देन अनदर क्वाइट कॉमन रेमेडी एट होम इज़ कूल टी बैग्स, यानी कि या तो ग्रीन टी बैग्स या आपके ब्लैक टी बैग्स, चाहे यूज्ड टी बैग्स भी हों, वो आप थोड़ी देर रेफ्रिजरेट कर दीजिए एंड इस एरिया में आप थोड़ा देर उसको रख के रिलैक्स कर सकते हैं। तो एक तो ठंडक से यहाँ की स्किन में जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, प्लस कैफ़ीन का भी वेसो कॉन्स्ट्रक्टिव एक्शन है। तो अगर आपको पफिनेस की प्रॉब्लम है तो ये कूल टी बैग्स काफ़ी इफ़ेक्टिव इसमें हो सकते हैं। इसके अलावा टी बैग्स नहीं हैं मान लो और आपको थोड़ी पफिनेस हो रही है एंड आपको मेकअप करना है, आपको कहीं जाना है, यू वांट टू गेट रिड ऑफ दैट पफिनेस फॉर सम टाइम, तो यू कैन यूज़ जस्ट अ कोल्ड स्पून और अ कोल्ड जेड रोलर इन दिस एरिया। तो वो भी ठंडक से यहाँ की पफिनेस कम करने में हेल्प करते हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैंने काफ़ी कुछ इस वीडियो में कवर कर लिया है, एंड बिकॉज़ ये बहुत ही बड़ा एक्सटेंसिव टॉपिक है एंड क्योंकि डार्क सर्कल्स के इतने ज़्यादा कॉजेज़ होते हैं कि कुछ ना कुछ मिस होना डेफिनेट है। एक चीज़ जो मैं भूल गई एंड जो मुझे अब लास्ट में याद आ रहा है वो है एलर्जीज़। एलर्जीज़ इस एरिया में डार्क सर्कल्स के बहुत कॉमन कॉज हैं। आँखों की एलर्जी हो सकती है या आँखों के आसपास की स्किन की एलर्जी हो सकती है, जिसके कारण कई बार हमारे को इतनी इचिंग होती है कि हम बुरी तरह से यहाँ की स्किन को रब कर लेते हैं। तो रबिंग से तो पिगमेंटेशन होता ही है, प्लस एलर्जी के कारण इस एरिया में इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन के कारण भी पिगमेंटेशन हो सकता है। तो अगर आपको बहुत एलर्जी प्रोन स्किन है या आपको बहुत फ्रीक्वेंट एलर्जीज़ हो सकती हैं, तो एक तो यहाँ की स्किन को आप प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड रखो, प्लस आपको जो भी एलर्जी है गेट दैट एलर्जी ट्रीटेड, बिकॉज आप इग्नोर करते रहेंगे एलर्जीज़ को तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ की स्किन को इतना डैमेज कर देंगे कि फिर ट्रीटमेंट कई बार बहुत लेट हो जाते हैं। तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि कुछ मिस हो गया हो तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट्स में मेंशन करो। हमें एनकरेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, कीप सेइंग टू योरसेल्फ that I love myself.